हेलो मित्रों, मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, पिछले वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज मध्य प्रदेश की जलवायु का यह सेकंड पार्ट है और मध्य प्रदेश की जलवायु में आज हम जिस के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? मध्य प्रदेश की ऋतु है। मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की ऋतुओं को समझने से पहले हम भारत की ऋतुओं के ऊपर एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे। भारत की ऋतुओं की जब बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि वास्तव में 15 जून से 15 सितंबर तक का जो समय होता है उस समय को हम क्या कहते हैं? तो वर्षा ऋतु का नाम देते हैं। जबकि 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक का जो समय होता है उस समय काल को हम शीत ऋतु कहते हैं। जबकि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का जो समय होता है उस समय को हम शरद ऋतु नाम देते हैं। जबकि 15 मार्च से 15 जून तक का जो समय होता है उस समय को हम कहीं न कहीं पर ग्रीष्म ऋतु का नाम देते हैं। इस प्रकार से भारत में जब हम बात करते हैं ऋतुओं की, तो भारत में ऋतु को हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जबकि बात की जाए मध्य प्रदेश में ऋतुओं की, तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वहीं 15 मार्च से 15 जून तक का जो समय होता है उस समय काल को हम क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। जून से सितंबर तक का जो समय होता है उस समय काल को हम वर्षा ऋतु का नाम देते हैं। वही सितंबर से लगाकर अक्टूबर नवंबर तक का जो समय होता है उस समय काल को फिर से हम द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का नाम देते हैं। जबकि नवंबर से लगाकर जनवरी फरवरी तक का जो महीना होता है या समय काल होता है उस समय काल को हम वास्तव में शीत ऋतु का नाम देते हैं। इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश की ऋतु है और मध्य प्रदेश की ऋतुओं को हम ये ग्रीष्म ऋतु है, ये द्वितीय ग्रीष्म ऋतु है, ये वर्षा ऋतु और ये शीत ऋतु। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में ऋतुओं को हम कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं? तो मध्य प्रदेश की ऋतुओं को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वही अगर बात की जाए ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु का दूसरा नाम ओनाला है, वर्षा ऋतु का दूसरा नाम चमासा है, जबकि शीत ऋतु का दूसरा नाम स्याला है। अब हम इन तीनों ऋतुओं को ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु तीनों ऋतुओं को एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे ग्रीष्म ऋतु को। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिससे मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ जाता है। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का मैप है और मध्य प्रदेश के मैप में ये जो रेखा दिखाई दे रही है इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। ये सूर्य है और सूर्य की किरणें किस प्रकार से इसके ऊपर गिरती है कर्क रेखा पर, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें जून माह में किसके ऊपर गिर रही बताए? तो ये कर्क रेखा के ऊपर गिर रही है। विशेष करके जून महीने का की वह डेट है 21 जून, जहां पर सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा पर। इसे 21 जून को ही पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। वही बात कर ले हम अगले फैक्ट की, तो क्या है अगला फैक्ट? जून माह से राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन का उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो आप ये देख ही सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम वाला भाग है और यहाँ पर जून महीने में क्या होता है बताइए? तो जो तापमान होता है वो कितना हो जाता है बताइए? तो तापमान आप देख सकते हैं 42 डिग्री या 42 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। वही बात करेंगे हम अगले फैक्ट की, तो क्या है अगला बताइए? संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो मई है। वही मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन से महीना का है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च महीने का है। दैनिक तापांतर मतलब दिन का तापमान और रात के तापमान का बहुत अंतर होना। जैसे उदाहरण के तौर पे दिन का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहीं पर रात का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस प्रकार से जब होता है तो इन दोनों के बीच काफ़ी अंतर होता है। इसी बीच के अंतर को हम दैनिक तापांतर कहते हैं। वही अगर बात कर लीजिए वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? जून मध्य तक पश्चिमोत्तर भारत में क्या बोला है? जून मध्य तक पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब के केंद्र बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण सागरों से हवाएं उठने और चलने लगती है, जिससे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो जून मध्य तक यानी कि 15 जून तक क्या होता है बताइए? तो बादलों में ठंडाई उत्पन्न होने लगती है और कहीं न कहीं पर वास्तव में वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और ठंडी ठंडी हवाएं हमारे मध्य प्रदेश में भी प्रवेश करने लगती है और इन्हीं बादलों से बूंद के रूप में कुछ मात्रा में वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है अलग अलग क्षेत्रों में।
तो कौन से महीने से वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है बताए, तो जून महीने से वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। वही बात कर ले कि राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। हमारे मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से भी होती है और अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है। चलो आइए देखते हैं मैप में। ये हमारा भारत है और हमारा भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, जबकि भारत के बाईं ओर अरब सागर, जबकि दाईं ओर बंगाल की खाड़ी है। और जो आपको येलो कलर में जो राज्य दिखाई दे रहा है, ये राज्य कौन सा, हमारा मध्य प्रदेश है। तो हमारे मध्य प्रदेश में अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। उसके बाद हम बात करें आगे की ओर, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन से महीनों में होती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है जुलाई तथा अगस्त महीने में होती है। और अधिकतम कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है बताइए, 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वही बात कर ले अगले फैक्ट की, तो मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं होती। ये फैक्ट बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में सभी स्थानों पर वर्षा समान नहीं होती है। वही पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी में मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में कम वर्षा होती है और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये ऐसा क्यों है बताइए, तो मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले भाग में कम मात्रा में वन पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले भाग में अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। वही बात कर ले अगले फैक्ट की, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा क्या है, तो मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। अगला फैक्ट है शीत ऋतु से संबंधित और क्या है शीत ऋतु, इसके बारे में अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो मध्य प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। मतलब मध्य प्रदेश में जब आप देखते हैं तो नवंबर से लगाकर या अक्टूबर नवंबर से लगाकर जनवरी फरवरी तक जो महीने जो समयकाल होता है वो कौन सा आपका शीत ऋतु का समयकाल होता है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, अतः मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से लौटने लगती है, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम होने लगता है। इसमें आप सभी समझेंगे कि वास्तव में ये नवंबर से लगाकर फरवरी तक किस प्रकार से ये सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिण में होता है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर और 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री पर एक एक रेखा खींचते हैं। उन दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन महत्व उतने ही समान रखते हैं। 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री जो रेखा खींची गई है, इस रेखा का नाम मकर रेखा है। जबकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री रेखा खींची गई, इस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। और हमारा भारत इस कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है। तभी आप सभी पढ़ते हैं कि कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से होकर जाती है और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। आप सब जानते हैं। तो जब दिसंबर महीना होता है तो दिसंबर महीने में ये जो सूर्य की किरणें हैं वो लगभग कहाँ पर लंबवत होती है, मकर रेखा के ऊपर। वहीं जनवरी में इसे थोड़ा और ऊपर चली जाती है, फरवरी में इसे थोड़ा और, जबकि मार्च में यह कहीं न कहीं पर भूमध्य रेखा के ऊपर गिरना प्रारंभ हो जाती है। मार्च के बाद थोड़ा सा और ऊपर अप्रैल के बाद मई में और थोड़ा सा ऊपर, और जून में यह कर्क रेखा के ऊपर गिरने लगती है। जबकि जून के बाद फिर से सूर्य वापस नीचे की ओर ही आने लगेगा। तो जून के बाद जुलाई अगस्त और सितंबर, तो सितंबर में फिर से सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत होती है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर ही लंबवत होती है। वही बात कर ले सितंबर के बाद अक्टूबर और अक्टूबर के बाद नवंबर। तो इस प्रकार से ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में सूर्य आने लगता है, कब से बताए, सितंबर के बाद, अक्टूबर और ये नवंबर। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि वास्तव में क्या समझाई गई है, इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, अतः मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से लौटने लगती है, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम होने लगता है। तो यहाँ पर ये अक्टूबर नवंबर में सूर्य की स्थिति कहाँ पर होगी बताइए, भूमध्य रेखा के दक्षिण में होगी। तो हमारा मध्य प्रदेश क्या बताइए, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। और जब सूर्य की किरणें नीचे की ओर जब गिरने लगेगी तो यहाँ पर भूमध्य रेखा से दक्षिण में क्या बताए, तापमान अधिक रहेगा, जबकि भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा तक तापमान कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो सो हमारे मध्य प्रदेश में भी तापमान कम होने लगेगा। वहीं पर अगर बात कर ले कहीं न कहीं पर अगले फैक्ट की, तो क्या है अगला फैक्ट, आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। इस ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। मतलब ये जो शीत ऋतु है, इस शीत ऋतु में मध्य प्रदेश में तापमान क्या रहता है, तो 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है।
वही बात कर ले अगले पॉइंट की, तो इस ऋतु में कुछ मात्रा में वर्षा भी होती है, और जो वर्षा होती है उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, तो मावट कहते हैं। जब आप ठंड के दिनों में कहीं ना कहीं पर देखते मॉर्निंग में उठकर बताए, तो ओस के रूप में वर्षा आप सभी को आने की देखा गिरते हुए नजर आती है। हमको लगता नहीं कि वर्षा हो रही, लेकिन छोटे छोटे बूंदों के रूप में वह वर्षा होती रहती है। वो उस प्रकार की वर्षा, या जो ग्रीष्म शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, उस वर्षा को हम क्या नाम देते हैं बताए, तो मावठ नाम देते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी ने समझा, और क्या समझा बताइए मध्य प्रदेश में ऋतुओं को। मध्य प्रदेश में ऋतुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उन महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिएगा, ये हमारा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में अपन समझ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कहीं न कहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान, या मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा आता है, विदिशा। कितना बताए, 48.7 डिग्री सेल्सियस। वही अगर आप देखते हैं कि सन 2008 और 2012 के बीच जो सर्वाधिक तापमान जो मापा गया था, वो कहाँ पर बताए, बड़वानी। जबकि सन 2013 की बात कर ले, तो सन 2013 में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर मापा गया था, छतरपुर के खजुराहो में। वहीं पर अगर बात कर ले मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान कहाँ का है बताइए, तो शिवपुरी का है। या प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल कौन सा बताते, तो आप बता सकते हैं शिवपुरी। वही प्रश्न अगर अगला बन सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, होशंगाबाद के पंचमढ़ी में। कुल कितनी होती है बताए, तो 199 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। कभी प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड में होती है, और कुल कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो आप बता सकते हैं 55 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। तापमान से संबंधित एक और फैक्टर में आप सभी को बताने भूल ही गया था, बताइए कि वास्तव में वैसे तो सबसे कम तापमान वाला जो जिला है या सबसे ठंडा स्थल है, जो कौन सा बता, आपका शिवपुरी है। लेकिन सन 2002 के आंकड़े के अनुसार सबसे कम तापमान कहाँ पर मापा गया था, उमरिया में। तो मित्रों, ये ऋतुओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप सभी को लगे कि वास्तव में यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।